पुजारी अभी भी मुखिया के घर पर ही मौजूद थे। तभी अचानक काल राक्षस की भयावह आवाज पूरी तरह से शांत हो गई। आवाज बंद होते ही गांव में छाया सन्नाटा धीरे धीरे टूटने लगा। डरे सहमे ग्रामीण अपने अपने घरों से सावधानी के साथ बाहर निकलने लगे। मुखिया और ठाकुराइन भी पुजारी के साथ आंगन में आ गए और चारों ओर चिंतित नजरों से देखने लगे। मुखिया जी, अब देर करना ठीक नहीं होगा। हमें तुरंत तांत्रिक बाबा को इसकी सूचना देनी चाहिए। हाँ पुजारी जी, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि काल राक्षस किसी को अपना शिकार बनाकर गया है या फिर इस बार बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ही लौट गया है। उधर राजमहल के भीतर काबिया, आर्या और वीर अब भी उस रहस्यमयी दरवाजे को टकटकी लगाए देख रहे थे, जो कुछ ही क्षण पहले अपने आप खुल गया था। तभी दरवाजे के अंदर गहरे अंधेरे से काला लबादा ओढ़े एक रहस्यमयी व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकला। उसके हाथ में एक अजीब सा और डरावना कुत्ता था, जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। उस रहस्यमयी व्यक्ति की भारी सांसों की आवाज पूरे गलियारे में गूंजने लगी। उसकी नजर जैसे ही काबिया, आर्या और वीर पर पड़ी, वो अचानक पूरी रफ्तार से उनकी ओर दौड़ पड़ा। भागो, जल्दी महल से बाहर निकलो। वीर की बात सुनते ही तीनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। वे बिना एक पल गवाए पूरी ताकत से महल के बाहर की ओर दौड़ पड़े। जल्दी करो, वो हमारे पीछे आ रहा है। अगर काबिया पूछती तो शायद मैं नहीं मानता, लेकिन तुमने पूछा है तो तुम्हें मना नहीं कर सकता। वीर की बात सुनते ही वो खुद भी हल्का सा मुस्कुरा उठा। उसकी हंसी देखकर पहली बार आर्या के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान लौट आई और माहौल का तनाव कुछ कम हो गया। ठीक है, अब हमें उसके बारे में शुरू से सब कुछ बताओ, कोई भी बात छिपाना मत। वीर ने एक गहरी सांस ली। कुछ पल तक वो खामोश रहा, मानो बीते हुए समय की यादों में खो गया हो। फिर उसने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। आज से लगभग 400 साल पहले हमारे राज्य पर एक भयानक महामारी का साया छा गया था। लोग एक एक करके उस बीमारी का शिकार बनने लगे। वैद्य, हकीम और दूर दूर से बुलाए गए विद्वान भी उसे रोकने में असफल रहे। राजा अपनी प्रजा को बचाने के लिए दिन रात हर संभव प्रयास करते रहे, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। अपनी प्रजा की ऐसी हालत देखकर राजा गहरे दुख में डूब गए। उनकी चिंता का असर राजकुमारी पर भी पड़ने लगा। वो भी दिन रात यही सोचती रहती थीं कि आखिर अपने लोगों को इस भयानक संकट से कैसे बचाया जाए। लेकिन जब पूरे 4 साल बीत गए और महामारी का प्रकोप खत्म नहीं हुआ, तब एक दिन राजकुमारी अचानक रहस्यमयी तरीके से लापता हो गईं। गायब? लेकिन कैसे? किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा? नहीं, वो बिना किसी को कुछ बताए अचानक कहीं चली गई थी। किसी को ये तक पता नहीं चला कि वो कब और किस रास्ते से महल से बाहर निकली। फिर क्या हुआ? राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को उनकी तलाश में चारों दिशाओं में भेज दिया। महीनों तक खोज होती रही, लेकिन राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया। फिर ठीक 1 साल और 1 महीने बाद एक दिन राजकुमारी अचानक वापस महल लौट आई। लेकिन जब वो लौटी तो उनके हाथ में एक रहस्यमयी बीज था, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो महाराज ने उनसे जरूर पूछा होगा कि वो इतने समय तक कहाँ थीं और ये रहस्यमयी बीज उन्हें कहाँ से मिला। हाँ, महाराज ने उनसे बार बार यही पूछा कि वो कहाँ थीं, किसके साथ थीं और ये बीज उन्हें कैसे मिला, लेकिन राजकुमारी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो पूरी तरह शांत रहीं, जैसे किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर छिपाए बैठी हों। उसके बाद उस रहस्यमयी बीज को पूरे विधि विधान के साथ महल के पास बोया गया। कुछ ही वर्षों में उसी बीज से ये विशाल बरगद का पेड़ उगाया, जिसे आज पूरा राज्य चमत्कारी वृक्ष के नाम से जानता है। कहा जाता है कि इसी बरगद के पेड़ से मृत्युंजय अमृत प्राप्त हुआ था। जब वो अमृत लोगों को पिलाया गया तो पूरे राज्य में फैली भयानक महामारी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। ऐसा लग रहा था मानो राज्य को नया जीवन मिल गया हो। लेकिन लोगों की खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। कुछ समय बाद ही राज्य पर एक और भयानक संकट आ पड़ा, जो पहले से भी कहीं अधिक डरावना था। कैसा संकट?
और ये काल राक्षक जिसके बारे में गांव वाले इतने डरे हुए हैं, आखिर उसकी कहानी क्या है? सच कहूं, उसके बारे में मुझे भी पूरी सच्चाई नहीं पता। बचपन से मैंने सिर्फ कहानियां ही सुनी हैं। लेकिन फिलहाल तुम लोग उधर देखो। ये कहते हुए वीर ने सामने की ओर इशारा किया। कुछ ही दूरी पर एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ अपनी फैली हुई जड़ों और घनी शाखाओं के साथ खड़ा था। उसकी छाया पूरे इलाके को ढके हुए थी। जैसे ही आर्या की नजर उस पेड़ पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये वही बरगद का पेड़ था जो उसे बार बार अपने सपनों में दिखाई देता था। उसे देखते ही उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। आखिर यही पेड़ मुझे बार बार सपनों में क्यों दिखाई देता है? इसका मुझसे क्या संबंध है? ओह माय गॉड, ये पेड़ तो सच में बहुत विशाल है। मैंने इतना बड़ा बरगद पहले कभी नहीं देखा। हाँ, यही वो मृत्युंजय अमृत वाला बरगद का पेड़ है जिसने कभी पूरे राज्य की किस्मत बदल दी थी। लेकिन इसमें तो कहीं भी अमृत दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि वो अमृत हर समय नहीं निकलता, वो सिर्फ पूर्णिमा की रात को इस पेड़ से प्रकट होता है। सच? मतलब हम अपनी आंखों से उसे देख सकते हैं? अगर तुम दोनों सच में उसे देखना चाहती हो तो पूर्णिमा आने तक यहीं रुकना होगा। तभी तुम्हें इस पेड़ का असली चमत्कार देखने को मिलेगा। ये कहते हुए वीर हल्के से मुस्कुरा दिया। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर ये लोग यहीं रुक गए तो मुझे आर्या के साथ थोड़ा और समय बिताने का मौका मिल जाएगा। हम रुक तो सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें अपनी मम्मी को मनाना होगा। तुमने देखा नहीं सुबह वो हमसे कितनी नाराज थी। उनका बस चलता तो वो हमें उसी समय घर से बाहर निकाल देती। अरे माँ है ना, इसलिए हमारी चिंता करती हैं। लेकिन तुम दोनों बिल्कुल बेफिक्र रहो। जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जितने दिन चाहो आराम से यहाँ रह सकती हो। ठीक है, वैसे भी मृत्युंजय अमृत देखे बिना तो हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाले। कुछ देर तक तीनों बरगद के पेड़ के पास खड़े बातें करते रहे। फिर अचानक आर्या के मन में राजमहल की घटना फिर से ताजा हो गई। लेकिन राजमहल में जो हमने देखा था, आखिर वो कौन था? तुम उस काले कपड़े पहने आदमी की बात कर रही हो? हाँ, उसी की। सच कहूँ, उसे देखकर मैं भी बुरी तरह घबरा गया था। लेकिन हो सकता है कि वो कोई सनकी या पागल आदमी हो जो उस पुराने महल में रहता हो। शायद हम लोगों की वजह से उसकी नींद टूट गई होगी, इसलिए वो गुस्से में हमारे पीछे दौड़ पड़ा। इसी बीच काव्या ने अपने मोबाइल से उस विशाल बरगद की पेड़ की कई तस्वीरें खींच ली ताकि उसकी हर याद अपने साथ ले जा सके। इसके बाद तीनों गांव के बाहर फैले खेतों की ओर निकल पड़े। काफी देर तक वे खेतों, पगडंडियों और आसपास के इलाकों में घूमते रहे। रास्ते भर कभी हंसी मजाक होता तो कभी इस रहस्यमयी गांव और पुराने महल की बातें होने लगती। धीरे धीरे वीर की बातें आर्या को अच्छी लगने लगी थीं। उसके स्वभाव में अपनापन था, लेकिन इसके बावजूद आर्या के मन में अपने रहस्यमयी सपनों, पुरानी राजमहल और इस गांव से जुड़े अनगिनत रहस्यों को लेकर बेचैनी बनी हुई थी। देखती ही देखती शाम ढलने लगी। सूरज की आखिरी किरणें भी आसमान से गायब होने लगी और तीनों वापस गांव की ओर लौट आए। उधर गांव की चौक पर मुखिया, ठाकुराइन और गांव के कई लोग पहले से ही चिंतित होकर इकट्ठा थे। सभी की नजरें बार बार गांव के बाहर जाने वाली रास्ते पर टिक जाती थीं। रात होने वाली है, लेकिन पुजारी जी अभी तक तांत्रिक महाराज को लेकर नहीं लौटे। ये अच्छी बात नहीं है। इतने में दूर से दो परछाइयां गांव की ओर आती दिखाई दी। कुछ ही क्षण बाद पुजारी एक दूसरे तांत्रिक को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। उन्हें देखकर मुखिया तुरंत उनके पास पहुंचे। क्या हुआ? तांत्रिक महाराज नहीं आए? तांत्रिक महाराज आज शाम से गहरे ध्यान में लीन हैं। उनका अनुष्ठान सूर्योदय से पहले पूरा नहीं होगा, इसलिए वे अपने स्थान से बाहर नहीं आ सकते। इसी कारण उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं काल राक्षक के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तांत्रिक महाराज का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। मैं पूरी शक्ति और निष्ठा से आपकी इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। बताइए तांत्रिक जी, अब हमें क्या करना होगा? आज रात हम एक विशेष अनुष्ठान करेंगे। ये अनुष्ठान पूरे गांव की रक्षा के लिए गांव के चौक पर ही संपन्न होगा।
इसी अनुष्ठान के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि काल राक्षक अचानक फिर से कैसे जाग उठा और उसके पीछे कौन सी रहस्यमयी शक्ति काम कर रही है। आप लोग तुरंत अनुष्ठान की सारी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कराइए, समय बहुत कम है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एक बार अनुष्ठान शुरू हो गया तो उसके पूर्ण होने से पहले उसे किसी भी परिस्थिति में रोका नहीं जा सकता। यदि बीच में कोई बाधा आई तो उसके परिणाम पूरे गांव के लिए बेहद भयानक हो सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा बाबा, अभी सारी व्यवस्था करवाई जाती है। मुखिया के आदेश मिलते ही गांव के लोग बिना समय गवाए तैयारियों में जुट गए। कुछ ही देर में अनुष्ठान की सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई। गांव के चौक के बीचों बीच एक विशाल अग्निकुंड बनाया गया। उसके पास एक कपाल और नर अस्थि विधि विधान के अनुसार रखी गई। चारों ओर धूप बत्तियां, जड़ी बूटियां और विशेष हवन सामग्री जलाई गई, जिनसे उठता गाढ़ा धुआं पूरे वातावरण को और भी रहस्यमय और भयावह बना रहा था। तांत्रिक बाबा अग्निकुंड के सामने आसन लगाकर बैठ गए और अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। अब आप सभी अपने अपने घर लौट जाएं और पूरे मन से इस अनुष्ठान की सफलता के लिए प्रार्थना करें। जब तक ये अनुष्ठान समाप्त ना हो जाए, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकले। तांत्रिक की बात सुनकर सभी ग्रामीण धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौट गए। देखते ही देखते पूरा चौक वीरान हो गया। इतना कहते ही अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और अग्निकुंड की लपटें असामान्य रूप से ऊंची उठने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरे चौक पर केवल तांत्रिक बाबा और पुजारी ही दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक चारों दिशाओं से फिर वही काल राक्षक की भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज गूंजने लगी, जिसे सुनकर पूरे गांव में एक बार फिर दहशत फैल गई। अचानक एक बार फिर वही भयावह पुकार पूरे गांव में गूंज उठी। उस डरावनी आवाज ने पूरे गांव का खून जमा दिया। पल भर में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी ग्रामीण अपने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके अंदर दुबक गए। उधर काबिया और आर्या ने देखा कि वीर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। उसे इस तरह भयभीत देखकर काबिया और आर्या भी हैरान रह गई। हे भगवान, काल राक्षक फिर से लौट आया। 400 साल पहले तो ये सिर्फ शनिवार की रात को ही दिखाई देता था, फिर आज ये अचानक कैसे आ गया? मुखिया की बात सुनकर पुजारी और तांत्रिक बाबा भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। बाबा, आजकल राक्षक की आवाज पहले से बिल्कुल अलग लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हो। तांत्रिक बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने आंखें बंद कर मंत्रों का जाप और तेज कर दिया, मानो किसी अदृश्य शक्ति को महसूस करने की कोशिश कर रहे हों। पुजारी के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगा। उधर काल राक्षक की रहस्यमयी आवाज हर पल और भी तेज होती जा रही थी। डर के मारे आर्या ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और काव्या के साथ चुपचाप खड़ी हो गई। इधर पुजारी मंदिर की ओर कुछ ही कदम बढ़ा था कि अचानक उसने सामने अंधेरे में एक विशाल परछाई को अपनी ओर आते देखा। वो काल राक्षक था। उसे देखते ही पुजारी का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी सांसें तेज हो गई और वो भयभीत आंखों से काल राक्षक को घूरने लगा। उसी क्षण पास रखा ताबूत बिना किसी के छुए अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। ताबूत के पूरी तरह खुलते ही चारों ओर अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। हवा तक मानो थम गई। कुछ क्षण बाद रात की खामोशी को छीनकर एक दर्दनाक चीख गांव में गूंज उठी। हे भगवान, ये तो पुजारी जी की आवाज है। पिताजी, क्या इसका मतलब काल राक्षक पुजारी जी को भी अपने साथ ले गया? पता नहीं बेटा, अब भगवान ही तांत्रिक बाबा की रक्षा करे। उधर गांव के चौक पर तांत्रिक बाबा अब भी पूरे एकाग्र मन से अनुष्ठान कर रहे थे। अग्निकुंड की लपटें तेजी से उठ रही थीं और मंत्रों की गूंज वातावरण में फैल रही थी। तभी उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने अंधेरे से काल राक्षक उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। उसे देखते ही पहली बार तांत्रिक बाबा के चेहरे का आत्मविश्वास डगमगा गया। उनकी आंखों में भी डर साफ दिखाई देने लगा, लेकिन उन्होंने अपने मंत्रों का जाप नहीं रोका।
काल राक्षक धीरे धीरे उनके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। कुछ क्षणों के लिए चारों ओर ऐसी भयावह शांति छा गई मानो पूरी दुनिया थम गई हो। केवल अग्निकुंड की लपटों की आवाज सुनाई दे रही थी और तांत्रिक बाबा व काल राक्षक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। लेकिन तांत्रिक बाबा ने अपना साहस नहीं खोया। सामने काल राक्षक खड़ा होने के बावजूद उन्होंने आंखें बंद रखी और पूरे मन से मंत्रों का जाप जारी रखा। अग्निकुंड की लपटें तेज होती जा रही थीं और वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी थी। अचानक काल राक्षक की भयावह आवाज पूरी तरह से बंद हो गई। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। लगता है वो चला गया पिताजी। नहीं, अभी कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। जब तक तांत्रिक बाबा स्वयं अनुष्ठान पूरा होने की सूचना नहीं देते, तब तक सब अपने अपने घरों में ही रहेंगे। इतने में अचानक रात की खामोशी को छीनती हुई एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। पिताजी, ये तो तांत्रिक बाबा की आवाज है। वो दर्द भरी चीख धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। चलो सब लोग जल्दी मेरे साथ चौक पर चलो। मुखिया के इतना कहते ही सभी ग्रामीण अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और तेजी से गांव के चौक की ओर दौड़े। काल राक्षक पहले पुजारी जी को अपने साथ ले गया और अब तांत्रिक बाबा का भी अंत कर दिया। इसका मतलब काल राक्षक यहाँ सिर्फ अनुष्ठान को रोकने आया था। कुछ पल तक चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर वीर ने कांपती आवाज में पूछा, पिताजी, अब काल राक्षक से हमारी रक्षा कौन करेगा? अब हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ तांत्रिक महाराज हैं। वही इस संकट का सामना कर सकते हैं। उधर काबिया और आर्या ये सब अपनी आंखों से देख रही थीं। तांत्रिक बाबा की इस भयावह मौत ने दोनों को भीतर तक झकझोर दिया था। उनके मन में अब इस गांव, काल राक्षक और उससे जुड़े रहस्यों को लेकर डर पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका था। उधर दूसरी ओर एक रहस्यमयी गुफा के भीतर महान तांत्रिक गहरे ध्यान में लीन बैठे थे। तभी अचानक उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उनके चेहरे पर पहली बार गहरी चिंता और गंभीरता साफ दिखाई देने लगी, मानो उन्होंने ध्यान के माध्यम से किसी भयानक घटना का आभास कर लिया हो। काल राक्षक की शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। उसने हमारे शिष्य का भी अंत कर दिया। उन्होंने कुछ पल आंखें बंद की और फिर दृढ़ स्वर में बोले, अब वहां हमें स्वयं जाना होगा। यदि और देर हुई तो ये संकट पूरे गांव को निगल जाएगा और एक भयानक प्रलय को कोई नहीं रोक पाएगा। उसी रात आर्या गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसे एक बार फिर वही रहस्यमयी सपना दिखाई देने लगा। उसने देखा कि वो राजकुमारी के वेश में एक सुनसान और घने जंगल के बीच अकेली चल रही है। चारों ओर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। न कोई इंसान दिखाई दे रहा था, न किसी पक्षी की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। अगले ही पल किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर धीरे धीरे पीछे मुड़ी, लेकिन सामने जो चेहरा था उसे देखते ही उसकी आंखें डर से फैल गईं। अगले ही क्षण उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। उसी चीख के साथ उसकी नींद टूट गई। आर्या घबराकर तुरंत बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। लेकिन उसके मन में अब भी वही सवाल गूंज रहे थे, आखिर मृत्युंजय अमृत का असली रहस्य क्या है? काल राक्षक वास्तव में कौन है? और आर्या का इन सभी रहस्यमयी घटनाओं से क्या संबंध है? आखिर वो कौन सा खौफनाक राज है जिसकी वजह से गांव के लोग 400 साल पहले भी दहशत में जी रहे थे और आज भी उसी डर का सामना कर रहे हैं? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा काल राक्षक भाग 3 में।